नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आपको पता है, आज कलाम अकेडमी सिक्कर के द्वारा कलाम प्री रीड 2.0 का आयोजन किया गया था, जिसमें लेवल 2 का पेपर है वो सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे के बीच आयोजित हुआ था, और जो लेवल फर्स्ट का पेपर है वो 2:30 से लेकर 5 बजे के बीच आयोजित हुआ था। जो लेवल फर्स्ट का पेपर है वो अभी अभी समाप्त हुआ है, और इसका मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। जिन्होंने वीडियो लेवल 2 वाले साइकोलॉजी संस्कृत नहीं देखी है वो पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस पेपर को सीधी आंसर की देखना चाहते हैं तो यहाँ देख ले। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद एमएस। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट विद एमएस नामक टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30% है, और थोड़े से स्पीड से करेंगे क्योंकि सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानकी का कौन सा चरण क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन है उससे संबंधित है? विभेदक अधिगम, शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो जैसा कि आपको पता है, रॉबर्ट गेने ने अष्टपदी की सोपान की दी थी अधिगम की। उसमें जो दूसरा सोपान आता है अधिगम अनुक्रिया अधिगम, उसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन और थोंडाई के जो सिद्धांत है उन दोनों को रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता? मतलब ऐसा कौन सा है जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों फ्राइड के द्वारा दिए गए थे उनके अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो रक्षात्मक तंत्र है वो मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। मनोलैंगिक विकास मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। थनेटोस जो कि जीवन प्रवृत्ति होती है, इरोज और थनेटोस, इरोज जीवन प्रवृत्ति और थनेटोस मृत्यु की जो प्रवृत्ति होती है, ये दोनों मनोविश्लेषण सिद्धांत में आते हैं। जबकि जो प्रतिरूप है आर्कीटाइप है वो मनोविश्लेषण में नहीं आकर, जो आर्कीटाइप है वो यूंग के द्वारा दिया गया है, और ये मनोविश्लेषण में नहीं आता क्योंकि ये विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान साइको एनालिटिक थ्योरी में नहीं आकर एनालिटिक थ्योरी में आता है, मतलब विश्लेषणात्मक में आता है, यूंग के द्वारा दिया गया। जबकि मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्राइड के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही है डी। नेक्स्ट है, शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं। 45 घंटे प्रति पखवाड़ा, 45 घंटे प्रति सप्ताह, 45 घंटे प्रति सप्ताह जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है, 50 घंटे प्रति सप्ताह जिसके अंतर्गत शिक्षक की तैयारी के घंटे भी शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा, सबको पता होगा, जो 45 घंटे प्रति सप्ताह है वो जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। 45 घंटे के अंदर तैयारी के घंटे भी शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, शेष अवस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता। सही बात है, शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता पाई जाती है शेष अवस्था में। नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो इसमें नैतिकता का होना ये शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका कौन सी नहीं होनी चाहिए? बच्चों की उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, यह सुनिश्चित करना कि बालक स्वयं अच्छे प्रश्न पूछ के अपनी जिज्ञासा का पोषण करने में सक्षम हो, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना, और बालकों के ज्ञान को विद्यालय ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनना। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का ये प्राथमिक भूमिका नहीं है कि विद्यालय के ज्ञान से जोड़ो, विद्यालय के ज्ञान से नहीं जोड़ना है, उसको बालक के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना है। तो ये नहीं है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है? इसमें उपभोक्ता स्वयं ही अनुसंधान करता होता है। यह बिल्कुल सही बात है, इसमें जो उपभोक्ता होता है वह स्वयं अनुसंधान करता होता है। समस्याओं का हल ढूंढने में समय अधिक लगता है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि समस्या का हल ढूंढने में समय अधिक नहीं लगता। एक अल्पकालिक प्रोसेस होती है, जबकि जो मौलिक अनुसंधान होता है वह दीर्घकालिक अनुसंधान होता है। समस्या के हल को अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है, सही बात है, और वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही बात है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के प्रतिबल से तात्पर्य है निश्चित मानदंड के अनुसार बच्चे में जो कुछ सीखा है उसका आकलन करना। यह प्रश्न थोड़ा में थोड़ी सी इसकी क्लैरिटी साफ नहीं आ रही, देख ला।
सीखने का प्रतिबल से तात्पर्य है निश्चित मानदंड के अनुसार बच्चे ने जो कुछ सीखा उसका आकलन करना, बच्चे ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ज्ञात करना, बच्चे के अधिगम कठिनाइयों को दूर करना, बच्चों को कक्षा उन्नति के लिए आकलन करना। तो इसका सही आंसर है निश्चित मानदंड के अनुसार बच्चे ने जो कुछ सीखा है उसका आकलन करना। ये सीखने के प्रतिबल का तात्पर्य है। निम्नलिखित में किस बुद्धि का उल्लेख रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने त्रिचापी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं किया है? तो देखो, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के तीन चाप बताए थे बुद्धि के। एक तो बताई थी घटकीय बुद्धि, एक बताई थी सांदर्भिक बुद्धि, और एक बताई थी आनुभविक बुद्धि। जो सांदर्भिक बुद्धि है उसको इन्होंने बताया था व्यवहारिक बुद्धि, और घटकीय बुद्धि को बताया था विश्लेषणात्मक बुद्धि, और आनुभविक बुद्धि को इन्होंने कहा था सृजनात्मक बुद्धि। लेकिन भाव प्रबोधन बुद्धि है, जो भाव प्रबोधन बुद्धि है वो पास मॉडल से संबंधित है। किसे है? पास मॉडल से, जो कि जेपी दास, नागलेरी और किर्बी के द्वारा दिया गया। तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्धि के विषय में असत्य कथन कौन सा है? बुद्धिमान व्यक्ति पर्यावरण से अनुकूल तो कर लेता है पर उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन नहीं कर सकता। यह तो असत्य कथन है। बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है। सही बात है। बुद्धि के सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हुए विवेकशील चिंतन करता है। यह भी सही बात है। बुद्धि अच्छा निर्णय करने, अच्छा बोध करने, अच्छा तर्क करने की यह परिभाषा है जो बिन्ने के द्वारा दी गई थी। तो यह भी सही बात है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पर्यावरण से अनुकूल करता है और उसके साथ सक्रियता से उसमें परिवर्तन भी करता है। तो इसका सही आंसर हो गया ए, क्योंकि ये इतनी बात तो सही है लेकिन आगे वाली बात गलत है, इसलिए यह ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? बिन्ने के बुद्धि परीक्षण को उर्दू और पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास भारतीय मनोवैज्ञानिक ने किया है। CH राइस, उदय शंकर, MC जोशी और SM मोहसिन। तो जो उर्दू और पंजाबी भाषा में जो मानकीकृत करने का प्रयास जो किया है वो किया है CH राइस ने। बिन्ने के जो बुद्धि परीक्षण है उसको उर्दू और पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास CH राइस ने किया है, जबकि हिंदी भाषा में बनाने का प्रयास मोहसिन ने किया था 1930 में और यह गया था 1922 में। नेक्स्ट प्रश्न है मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूँ। उपयुक्त उदाहरण क्योंकि मुझे यह अत्यधिक पसंद है और इसके लिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय में से समय निकालता हूँ। मतलब एक बालक जो तैरने जाता है क्योंकि उसे पसंद है इसलिए वह अपने अध्ययन के समय में समय निकाल लेता है। उपयुक्त उदाहरण किस प्रकार के अभिनय संबंधित है? तो ये एक आंतरिक अभिप्राय से संबंधित है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं उसको पसंद है, इस पसंद की वजह से वो कुछ समय निकाल रहा है जाने के लिए। तो इसका यह आंतरिक अभिप्राय होगी। नेक्स्ट प्रश्न है व्यक्तित्व के विषय में सत्य कथन कौन सा है? व्यक्तित्व एक स्थिर संगठन है। देखो, व्यक्तित्व एक स्थिर संगठन नहीं है, जैसा कि अल्पोर्ट ने बताया था, एक गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व पूर्णतः मानसिक पक्ष को समाहित किया है, यह गलत बात है। पूर्णतः मानसिक पक्ष को नहीं होता, ये शारीरिक पक्ष भी शामिल है इसमें। व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में असंगत होता है, ये भी गलत बात है। जबकि व्यक्ति का व्यवहार तथा विचार किसी भी वातावरण में अपने ढंग का अर्थात अपूर्व होता है। ये जैसा कि अल्पोर्ट ने कहा था, व्यक्ति का व्यवहार है वो विचार वो किसी भी वातावरण में अपने ढंग का और अपने ढंग का अर्थात अपूर्व होता है, मतलब अनोखा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रूनर सिद्धांत में ज्ञान की संरचना का अर्थ है सीखने वाले के मन में उपलब्ध ज्ञान की संरचना, आइकॉनिक, इनेक्टिव व सिंबॉलिक ज्ञान का स्वरूप, समझ की सहायता हेतु ज्ञान की संरचना, ज्ञान की परंपरा के साथ संबंध, प्रतिमाएं। तो ब्रूनर सिद्धांत में जो ज्ञान की संरचना का अर्थ है, देखो पहला है सीखने वाले के मन में उपलब्ध जो ज्ञान है उसकी संरचना, आइकॉनिक, इनेक्टिव और सिंबॉलिक ज्ञान का स्वरूप, समझ की सहायता हेतु ज्ञान की संरचना, ज्ञान को परंपरा के साथ संबंध, प्रतिमाएं। तो इसका सही आंसर होगा बी, आइकॉनिक, इनेक्टिव और सिंबॉलिक ज्ञान का जो स्वरूप है उसके बारे में, ज्ञान की संरचना का बारे में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है H.J. आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत निम्न में से किस एक को समाविष्ट नहीं करता? बहिर्मुखी को, मनस्ताप को, मनोविक्षिप्तता को, निश्चल को। तो देखो, जो H.J. आइजेंक ने तीन प्रकार जैसे बताए थे, इन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताया था, मनस्ताप और संवेग स्थिरता बताया था, और साइकोटिज्म, इसको मनोविक्षिप्तता और सामाजिकता बताया था। ये तीन चरण इन्होंने बताए थे, लेकिन निश्चल नहीं बताया था इन्होंने। ये तीन प्रारूप बताए थे इन्होंने, आइजेंक ने तीन शील गुण बताए थे इन्होंने, जो कि विरोधी, परस्पर विरोधी थे। लेकिन निश्चल, ये ओपननेस नहीं बताया था, ओपननेस इसमें नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में किसका संबंध युक्तिकरण से है? स्वयं में जनित इच्छाओं का दूसरों पर गुणारोपण। देखो, ये तो है प्रक्षेपण के आधार पर, दूसरों पर गुणारोपण कर रहा है जो इच्छाओं को, वो तो होता है प्रक्षेपण। घटना के लिए कोई संवेगात्मक प्रतिक्रिया नहीं, ये भी नहीं है।
ये दोनों नहीं है। अस्वीकार्य विचार के लिए स्वीकार्य कारण देना, देखो कोई भी अस्वीकार्य विचार है उसके लिए स्वीकार्य या तर्कपूर्ण कार्य दे रहा है तो ये होता है युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न होता है सृजनात्मक व्यक्ति की अनिवार्य विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं हो सकती? जटिलता पसंद होती है, ये तो होती है। स्वतंत्र निर्णय, ये भी होती है। अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, ये भी होता है। नियमों का सदैव पालन करने वाला, ये नियमों का पालन नहीं करता। सृजनात्मक जो व्यक्ति होता है वो नियमों का पालन नहीं करता, तो इसका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न है बीजगणित के प्रश्नों को हल करने के लिए जोड़ बाकी गुणा भाग का ज्ञान आवश्यक है। उपयुक्त कथन किस प्रकार के अधिगम अंतरण की ओर संकेत कर रहा है? क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्वाधर अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, शून्य अंतरण। तो देखो अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर अंतरण होगा। अगर बीजगणित के प्रश्नों को हल करना है उसके लिए जोड़ बाकी गुणा भाग सीख रहा है तो वो ऊर्ध्वाधर अंतरण होगा। अगर ऐसा आता प्रश्न जोड़ बाकी गुणा भाग को ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अपने घर जाकर उपयोग करता है इनका इसी परिस्थितियों में, तो ये होता क्षैतिज अंतरण। लेकिन इसमें बीजगणित के प्रश्नों में ऊपर के ज्ञान में यूज करा इसलिए ऊर्ध्वाधर अंतरण होगा, सकारात्मक अंतरण का प्रकार है। व्यक्तिगत भिन्नता की ज्ञान अध्यापकों को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों को गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षा अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था सुव्यवस्था बनाए रखने में। तो इसका सही आंसर होगा सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में आपको पता होगा व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है बालक के विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो इसका जो गलत कथन है वो है परिपक्वता चलता है, जो आपको पता होगा अभिवर्ती परिपक्वता चलती है, जबकि विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? देखो सही पूछा है पावलोव उत्सर्जित अनुक्रियाएं, ये गलत बात है। उत्सर्जित अनुक्रियाएं हैं वो पावलोव ने नहीं दी थी। कोहलर है अंतर्देशीय अधिगम, ये सही है, कोहलर ने अंतर्देशीय अधिगम दिया था। थोंडाई ने क्रिया प्रसूत साहचर्य नहीं दिया था, स्किनर ने अधिगम के नियम नहीं दिए थे। तो इसका मतलब हो गया सही आंसर हो गया बी, कोहलर। निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम असक्षमता का उदाहरण है? देखो अधिगम असक्षमता उदाहरण कौन सा है इसमें? मानसिक मंदता, संलीनता, एडीएचडी, डिस्लेक्सिया। तो जो डिस्लेक्सिया है वो क्या है? अधिगम असक्षमता है, जबकि संलीनता, एडीएचडी ये विकासात्मक विकार है। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना मतलब वस्तु स्थायित्व है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो कमी होती है वो किस अवस्था में होती है? तो संवेदी गामक अवस्था में कमी भी पाई जाती है और संवेदी गामक अवस्था के अंत तक 18 से 24 माह में ये वस्तु स्थायित्व का गुण आ भी जाता है बालकों में। तो दोनों आपको इसी में ध्यान रखने। वाइगोस्की के अनुसार कौन सा संप्रदाय अधिगम के लिए केंद्रीय होता है? मतलब वाइगोस्की किस संप्रदाय को अधिगम के लिए केंद्रीय मानते हैं? समीपता को तो आप कौन मानते हैं? गेस्टाल्टवादी मानते हैं। अनुकूलन और आत्मसातीकरण को मानते हैं जीन प्याजे, लेकिन संस्कृति और जो भाषा है उसको मानते हैं वाइगोत्स्की। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा लोरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? देखो परंपरागत स्तर लोरेंस कोलबर्ग ने दिया था, पूर्व नैतिक स्तर लोरेंस कोलबर्ग ने दिया था, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल लेवल है ये भी लोरेंस कोलबर्ग ने दिया था, जबकि क्रियात्मक स्तर है ये लोरेंस कोलबर्ग ने नहीं दिया था। जैसा कि आपको पता होगा ये पूर्व नैतिक स्तर वगैरह आप पढ़ते होंगे, पूर्व नैतिक स्तर नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए लोरेंस कोलबर्ग ने 5 अवस्थाएं और बताई थी, उनमें ये आत्म अंगीकृत और पूर्व नैतिक स्तर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है चिंतन के उपकरणों में सम्मिलित उपकरणों की सही युग्म का चयन कीजिए। प्रत्यक्षीकरण, सीखना, स्मृति। देखो चिंतन में सीखना नहीं होता, जो सम्मिलित चिंतन के उपकरणों में सम्मिलित है, तो ये अधिगम सीखना चिंतन के उपकरणों में सम्मिलित नहीं है, वस्तुएं भी सम्मिलित नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गए, ये भी गलत हो गया। इसमें होते हैं स्मृति, चिन्ह और प्रत्यक्षीकरण, ये तीनों प्रक्रिया होती है स्मृति, चिन्ह और प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कि किस व्यक्तित्व परीक्षण का संबंध रोजनविंग से है? तो आपको पता होगा रोजनविंग ने पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट या चित्त निराशा परीक्षण या तस्वीर कुंठा परीक्षण दिया था। तो इसका सही आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से जेम्स ड्रेवर द्वारा वर्गीकृत कल्पना का एक प्रकार नहीं है। तो जैसा कि आपको पता होगा जेम्स ड्रेवर ने सौंदर्य बोधी कल्पना, सैद्धांतिक कल्पना और व्यवहारिक कल्पना की बात की है, लेकिन रचनात्मक कल्पना की जो बात है वो मैकडूगल करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ए। निम्नलिखित में से पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है। कल्पनात्मक चिंतन का काल, खेलने का काल, अनुकरण द्वारा सीखने का समय, लेकिन संबंधित कौन सा नहीं है? तो मौलिक तर्क के प्रयोग का समय है, इसमें बालक मौलिक तर्क नहीं कर पाता। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है
एक बालक की कॉपी में अधिक कारसार देखने को मिलती है। इसके अलावा अक्षर का लोप व छोटी बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला अंतर न कर पाना भी दृष्टिगत होता है। बालक निम्नलिखित में से किस अधिगम निरोग्यता से ग्रसित हो सकता है? तो इसका सही आंसर है, जैसा कि आपको पता है, लिखने में उसको समस्या हो रही है, तो ये हो गया डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने में, डिसकैलकुलिया गणना विकार होता है, जबकि ऑटिज्म संलीनता वाला आपको पता होगा। लास्ट प्रश्न है, एक प्रतिभाशाली बालक से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य 120 से अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। प्रतिभाशाली बालक कुसामाजिक नहीं हो सकते। तीसरा ऑप्शन है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए प्रथम कक्षा में संवर्धन कार्यक्रम उपयोगी होते हैं। उसमें से कोई भी असत्य नहीं है। तो देखो, प्रतिभाशाली बालक कुसामाजिक नहीं हो सकते, मतलब कुसामाजिक कोई भी हो सकता है। अगर व्यक्ति सही प्रकार समायोजन नहीं कर पाता तो कुसमायोजित हो सकता है। चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे सृजनात्मक हो, कोई भी कुसमायोजित हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। तो ये थे आज के लेवल फर्स्ट के जो प्री रीट 2.0 का आयोजन कराया गया था कलाम कोचिंग सीकर के द्वारा। उसके 30 प्रश्न, इसमें से आपके 30 में से कितने सही हो रहे हैं इसका कमेंट जरूर करें। और अगर इसकी आपको PDF प्राप्त करनी है तो टारगेट विद MS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।